डियर स्टूडेंट, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आरआरसी ने ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के लिए 3366 पोस्टों पर आवेदन मंगाए हैं। तो इसके लिए भर्ती होना है। तो इसके लिए आपको जो ओपनिंग डेट रहेगी वो 4 अक्टूबर 2021 सुबह 10 बजे से इसकी जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगी और 3 नवंबर 2021 तक शाम को 6 बजे तक ये खुली रहेगी। इसमें कैंडिडेट्स के ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और जिसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 18 नवंबर को आ जाएगी। इसमें ऐसा लिखा गया है नोटिफिकेशन में। एज की बात करें तो 15 से 24 वर्ष तक इसमें एज मांगी गई है और एज रिलैक्सेशन अपनी अपनी कम्युनिटी के अनुसार उसमें रहेगा। SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष, PWBD कैंडिडेट के लिए इसमें 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसमें आपको 8th 10th और ITI मांगी गई है। तो जो भी ट्रेड है 8th के बाद हो सकती हैं, उनमें 8th और जो 10th के बाद होती हैं उनमें 10th और ITI मांगी गई है। इसमें आपके पास NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना अनिवार्य है और 10वीं में आपके कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। और यदि आप 8वीं के बाद आपने ITI की है तो 8वीं में आपके कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। अब आप आगे बात करते हैं। इसमें आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई हैं और एक कैंडिडेट जो है एक ही जगह से फॉर्म भर सकता है, मतलब एक ही यूनिट से या एक ही डिवीज़न से। इसमें आपको जिसमें ट्रेड दिख रही हैं जैसे हावड़ा डिवीज़न में यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसमें 12 टोटल ट्रेड हैं और टोटल 859 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार सीलदार डिवीज़न में टोटल 60 ट्रेड हैं और 1123 वैकेंसी हैं। तो इसमें आप एक ही जगह से फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे एलिजिबिलिटी। हमने आपको बता दिया कि एज 15 से 24 साल होना चाहिए और यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब जो आपको 8th वाली ट्रेड हैं तो उसमें आपको जो 8वीं के बाद होती हैं जैसे वेल्डर है, शीट मेटल वर्कर है, लाइनमैन है, वायरमैन है, कारपेंटर और पेंटर। इसमें आपको 8th के बाद ITI हो जाती है, तो इनमें आपको ये बताना होगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस की बात करें तो आपको एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर के द्वारा जो कम से कम उसकी रैंक होनी चाहिए असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल। असिस्टेंट सर्जन से नीचे की पोस्ट नहीं होनी चाहिए और वो स्टेट हॉस्पिटल या सेंट्रल हॉस्पिटल में वर्क करता हो। बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन जैसा कि गवर्नमेंट द्वारा रूल है वैसे ही आपको मिलेगा। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए अलग, EWS के लिए अलग, SC ST OBC के लिए अलग। और यदि SC ST OBC वाले लोग एज रिलैक्सेशन चैनल से फॉर्म भरते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन में कोई छूट नहीं मिलेगी और ओनली SC ST के कैंडिडेट अपने ही कम्युनिटी में फॉर्म भर सकते हैं। यदि वो जनरल से भरेंगे तो उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हैं और एज रिलैक्सेशन ESM डिपार्टमेंट है जो उसमें चिल्ड्रन जिनके माता पिता शहीद हो गए उनके बच्चों को, एक्स सर्विसमैन के बच्चों को, सर्विंग जवानों के बच्चों को, जो अभी सेवारत कर्मचारी उनके बच्चों को और जो रिटायर हो गए हैं उनके बच्चों को ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब डिसेबिलिटी की बात करें तो 40% से कम डिसेबिलिटी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं और श्रवण शक्ति 10 डेसिबल या 60 डेसिबल या उससे अधिक होनी चाहिए, तो उसमें श्रवण वाले डिसेबिलिटी में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद और भी ये दी गई हैं यहाँ पर डिसेबिलिटी, तो उसमें आप थोड़ा पढ़ लें। PDF की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 10th में कम से कम 50% होने चाहिए और ITI में आपके अच्छे परसेंट होने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन संभव है। तो इसमें 10th के 50% मार्क और ITI के 50% मार्क को जोड़ा जाएगा, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब जो कैंडिडेट्स 8वीं पास हैं और ITI किए हैं तो उनकी 8वीं की 50% मार्क और ITI के 50% मार्क जोड़े जाएंगे।
अब यदि दो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स सेम हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको लिया जाएगा। अगर एज भी समान है तो जिसने 10वीं या 8वीं पहले पास की होगी उसको पहले वरीयता दी जाएगी। और यदि मार्क सेम है तो उसमें भी जिसने पहले 8वीं या 10वीं की परीक्षा दी होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक दिया गया है कि यदि आपके मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 80.58% हैं 10वीं में और 91.68% मार्क हैं ITI में, तो आपका सिलेक्शन किस प्रकार से मेरिट बनेगी, 1/2 10वीं के मार्क प्लस ITI के मार्क, टोटल में 2 का भाग दे देंगे तो इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। इसी प्रकार से आप भी अपनी निकाल सकते हैं। कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो वैकेंसी के 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जैसे मान लो यदि 10 वैकेंसी हैं तो उस ट्रेड में 15 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये फ़ीस है इसकी, और SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये उसमें कोई फ़ीस नहीं है, उनके लिए फ्री है, केवल आपको ऑनलाइन वाले का चार्ज देना होगा। हाउ टू अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, इसमें इसकी वेबसाइट जो दी गई है RRCER कोलकाता की, तो उस पर आप जाके अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी SC ST OBC EWS या एक्स सर्विसमैन या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं तो वो अपने कॉलम में फॉर्म भरें और साथ में अपने अपने सर्टिफिकेट भी ले जाएं अपनी कम्युनिटी से संबंधित। अब आपको अपलोड क्या क्या करना है, स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए और कॉन्ट्रास्ट उसमें अच्छा होना चाहिए, और इसको JPEG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट में आपको देना है, और कम से कम 10 कॉपी इस फ़ोटोग्राफ की फ्यूचर के लिए रखना है। और ILTI और स्कैन्ड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है। और जो जब भी आप इसे अपलोड करें तो JPG और JPEG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। और लेफ्ट हैंड का जब आप थंब लगाएंगे तो उसमें आपको फैलाना नहीं है और बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 10वीं की और 8वीं की मार्कशीट आपको PDF फॉर्म में इसमें अपलोड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट और प्रूफ का एज प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी 10th की मार्कशीट से वो हो जाएगा। ITI का सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में करना है ना अपलोड। SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट को कास्ट सर्टिफिकेट तो वो भी आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। BW सर्टिफिकेट है जो, वो भी आपको इसमें PDF फॉर्म में अपलोड करना है। इसके बाद आपको सब चीज़ें जब हो जाएंगी आपके अपलोड, फिर आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद 2 प्रिंट आउट, जब आपका फॉर्म भर जाए कंप्लीट तो उसमें आपको 2 प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है आगे के लिए। इसके बाद यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हेल्प डेस्क वाले ऑप्शन में जाकर आप उसको हेल्प मी कॉलम में जाकर उसमें आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसमें लिखा है साफ साफ ये केवल अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है। इसके बाद आप उनसे ये नहीं, सरकार से ये नहीं बोल सकते कि हमें रोज़गार दो। इसके बाद जब भी आप फॉर्म भरने जाएँ तो अच्छे से पहले ये देख लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यदि आपका ITI का रिजल्ट नहीं आया तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, या आपका NTC का सर्टिफिकेट नहीं आया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। मेडिकल फिटनेस को अच्छे से आप देख लें, पहले ही जाँच करवा लें, वरना आप बाद में आपको बाहर किया जा सकता है, और इसमें आपको जो अधिकार हैं वो रेलवे के पास सुरक्षित हैं। अब इनवैलिड एप्लीकेशन आपके कैसे कैसे हो सकते हैं, तो इसमें दिया है सिग्नेचर, यदि आप सिग्नेचर ब्लॉक या कैपिटल लेटर में कराएंगे तो आपको इनवैलिड माने जाएंगे। लेफ्ट हैंड थंब या सही नहीं आया है तो भी आप, यदि आप फोटोग्राफ अपलोड नहीं करते हैं तो भी आप इनवैलिड किया जा सकता है। स्मज्ड ब्लर्ड LTI, लेफ्ट हैंड थंब के यदि आपका ब्लर आएगा तो भी वो आपको इसमें से निष्कासित कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट और EWS के लिए सर्टिफिकेट देना होगा, नहीं देंगे तो आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा।
इसके बाद यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं, इसके बाद यदि आपने जो भी इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है 10वीं 8वीं और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, यदि आप उसको प्रेफर नहीं करते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एक कैंडिडेट के लिए केवल एक ही फॉर्म फिलअप करना है और एक यूनिट के लिए और एक ट्रेड के लिए एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद ओवर एज और डेट ऑफ बर्थ के लिए यदि आप गलत भर देते हैं या ओवर एज भर देते हैं ज़्यादा और उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। डिफेक्टिव एप्लीकेशन भी आपको मान्य नहीं है। इसमें एप्लीकेशन किसी और यदि आप मोड से भेजेंगे तो वो भी इसमें मान्य नहीं है, केवल ऑनलाइन ही आपको करना है। इसके बाद जो भी आरआरसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके अलावा यदि आप उसको पूर्ण रूप से पालन नहीं करते तो आपको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। तो ये थी यहाँ पर कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।